जी बच्चों, तो बैलेंस शीट, हाँ जी, बस नमाज पढ़ के वो पहुँचे नहीं हैं। बैलेंस शीट को ज़रा बैलेंस कर लेते हैं इतनी देर में। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है किसी किस्म का। टेक्निकल एडजस्टमेंट सिर्फ अभी तक ये आई है, और उसमें भी टेक्निकलिटी हमने छुपा दी थी, बाकी सिंपल थी। एंड बस ये पता लगा कि ये कैश नहीं आया, अभी कैश आएगा, तो ये रिसीवेबल है, तो पी का रिसीवेबल है तो एस का पेएबल है, तो इसको एंड पे हमने क्या कर दिया था, कैंसिल। अच्छा, बाकी सब सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट्स थी। फिर भी कोई मसला अगर आपको महसूस हो रहा है तो पूछें एडजस्टमेंट्स तक। इजी थी ना? चलो अब टोटल कराओ, अब बाकी भी कर लें जी। 895 बैलेंस शीट टैली हो गई थी। अच्छा लें जी, 895 है नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, क्योंकि रिवैल्यूएशन भी डाल दिया हमने। अच्छा, अब सवाल में कहीं पे उसने नहीं बताया हुआ कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखना है या प्रोपोर्शनेट बेस पे, तो फिर प्रोपोर्शनेट बेस पर ही रखेंगे। तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, और 895 कितने परसेंट, ये उसने ज़रूर में बता दिया था कि हमने एस का 60% एक्वायर किया, पेरेंट ने पी बॉट 80% ऑफ एस, तो सॉरी 60% ऑफ एस, तो अगर 60% पेरेंट का है तो फिर 40% एनसीआई का। जी कितना बनता है? 358। चले 358 आ गया, ये वर्किंग वन से आ गया 358। अब बताओ जी गुडविल कितनी आ रही है? 347। गुडविल है? हाँ, गुडविल नहीं है? ओ, तो पीएनएल वाले सवाल के लिए इसके साथ अभी से स्टार लगा लिया करो, इसके साथ बड़ा बड़ा अदर इनकम लिख लिया करो, क्योंकि बाद में आपने भूल जाना होता है, ठीक है ना? तो फिलहाल तो चूंकि पीएनएल का सवाल कर नहीं रहे हैं, तो फिलहाल तो आपने इसको कहाँ ले जाना है? सीआरई, ठीक है? तो यहाँ पे हम यूँ लिखा करते थे, नेगेटिव गुडविल है और ये अदर इनकम है और ये बैलेंसिंग है, फिलहाल मैं ले जाऊंगा इसको सीआरई। ओके, तो कितनी है जी बैलेंसिंग फिगर? बोला भी था जल्दी आ जाओ। खैर चलो कोई नहीं जी, 347 ये क्रेडिट और ये इधर डेबिट। ये जगह मैंने आपको पता है एसआरई के लिए छोड़ी होती है, लिख लिया करो एसआरई, जब आएगा तो फिर लिख देंगे ताकि वो आपकी तरतीब ना खराब हो। अब ये क्या है जी? नेगेटिव गुडविल है, वर्किंग वन से आई है। ये अकाउंट बैलेंस हो गया, ये अकाउंट कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है इसमें, तो बस फिर ये भी बैलेंस हो गया। देख लो सवाल तो पूरा हो गया था ना। ये जो ब्लैक्स हैं, ऊपर वाले ब्लैक्स तो वैसे ही पक्के पक्के छोड़े हुए हैं हमने, वो तो करने ही नहीं है, मतलब जब तक कि हम बड़े नहीं हो जाते ज़्यादा, ठीक है? अभी हम छोटे हैं, तो ये वाला ब्लैक पीएनएल के अंदर हिट होना है, इसलिए सीआरई और एनसीआई। सीआरई डैश डालना छोड़ देते हैं, बस बहुत हो गया, तो आप ऐसे डायरेक्ट लिखा करें, ठीक है ना? ज़रा टाइम और बचना शुरू हो जाए। सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स और एनसीआई। जी कितना बचा है? 12.8 बचा है बस। ओके, अच्छा हाँ महीने ही थोड़े से गुजरे थे ना। और 12.8 जी 60% और 40%। आ जाओ अभी हम बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं बस जी। 8 और 5, ये 8 नहीं, थोड़ा सा फर्क नहीं ना है, ये गड़बड़ है। डेबिट कुछ और कर रहे हो, क्रेडिट कुछ और हो रहा है, ये थोड़ा सा फर्क नहीं है जी। 7.7, 7 कर दो, 8 कर दो बस, टोटल 7.7 है। अच्छा नेक्स्ट 5.1, अब ये मिलकर 12.8 हो जाए, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है 12.8 क्या हो रहा है? डेबिट, और ये क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट अलग हुआ तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। तो जो मर्जी राउंडिंग का लेवल रखो, राउंड करो, लेकिन राउंड करके जो फिगर आए वो 12.8 के बराबर हो, तब बात है, ठीक है? अच्छा जी, जी बेटा 7.7 और
5.1, ये भी ख़त्म हो गया। इसका क्लोजिंग निकालो फिर, 1,152, इसका क्लोजिंग निकालो जी 360, 1,152, 363, बस ये ख़त्म हो गए। PP 1279, 00, 1090, ग्रैंड टोटल 2369, और इसका टोटल 104, ग्रैंड टोटल आ गया 2369। लो जी, फिर एक बार तसल्ली से सारा सवाल देख लो, कोई एडजस्टमेंट में मसला है तो देख लो। बैलेंस शीट अभी टैली हुई है, अभी मैं अगला काम करूंगा जो नया था, ये तो आपसे हो ही जाना था। उधर ही रखें आमिर भाई कैमरा, बल्कि एक बार इधर भी लाएं कैमरा। ये टोटल 3 अदद वर्किंग्स हैं, 4 हैं बल्कि, वर्किंग 6, वर्किंग 8, वर्किंग 9 और 10। कोई मसला है तो पूछिए, कोई मसला है तो पूछिए, प्लीज़ पूछिए, प्लीज़ पूछिए। बैलेंस शीट टैली हो गई, बैलेंस शीट का सवाल हमने कर लिया, बैलेंस शीट के सवाल में कोई मसला। यार खान साहब वाकई बीमार हुए हुए हैं? हैं? अलार्म तो उसे कहना था अब बजा लो अलार्म, आ जाओ। नहीं मिली चाय, मुझे बताना तो था यार। चलो, कौन कौन रह गया था कल, हाथ खड़ा करें, जल्दी से मैसेज करें उन्हें, जल्दी जल्दी, अभी जुमे से आ गए होंगे, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, जल्दी से मैसेज करें जी, जिनकी कल रह गई थी। नहीं, अच्छा जी, अच्छा जी, अब मिड ऑफ द ईयर है, मतलब एक्विजिशन जो है वो सिर्फ RE के ऊपर मसला हुआ था, वरना बैलेंस शीट एज ऑन होती है ना बेटा, एज ऑन 31 दिसंबर या 30 जून, तो ये सब कुछ अब हमारा ही है ना जो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है। बैलेंस शीट एज ऑन होती है, इसलिए कोई बटे बुटे नहीं लगते बैलेंस शीट में। PNL फॉर द ईयर होता है, उसमें मसला आता है, ठीक है, ये कल भी बताया था। चलें जी, अब मेरे ख्याल में बैलेंस शीट का सवाल, आमिर भाई ये इधर इन बच्चों ने देख लिया होगा, ऑनलाइन वालों ने भी। ये कुछ नहीं किया, ओपनिंग 1 जुलाई 15 की RE है, S की 400, क्लोजिंग 450। एक्विजिशन डेट की कितनी है ये नहीं पता, एक्विजिशन डेट क्या थी 1 अगस्त 15, तो 1 महीना इसके बाद है, तो इस साल पूरे का प्रॉफिट, ये जिस तरह कल बनाया था यार, ये जी याद आ गया, लेकिन अब ऐसा ही मैं बनाऊंगा, अब माफ़ी नहीं, मुश्किल। लेके चलते हैं इसको साथ ही, क्योंकि अब मुझे कोई जल्दी नहीं है ना, जल्दी इससे पहले भी नहीं थी, ये जल्दी नहीं थी, सवाल हो गया होना से। जल्दी नहीं करनी है ज़िंदगी में कभी भी, हमने सुकून से आराम से काम करेंगे जी। लो बच्चों, अच्छा, ओपनिंग RE 1 जुलाई 2015 जो है ये हमारे साल का पहला दिन है, ठीक है। इस दिन RE 400 हैं, ये हमें वर्किंग नंबर 6 से मिली हैं, हमने निकाली हैं वर्किंग 6, ऐसा ही है, बोलो। दूसरा पेन पत्नी की तरह गया। अच्छा, उसके बाद फॉर द ईयर 2016, ये जो 30 जून को ख़त्म होगा, 1 जुलाई 15 को शुरू हुआ, 30 जून 16 पे ये जो साल ख़त्म होना है, इस पूरे साल का प्रॉफिट फॉर द ईयर ये गिवन है 180, ये सवाल से उठाया था, तो ये 180 पूरे साल का प्रॉफिट है, 180। अब ये 180 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो हमने इसमें से कितना खुद कमाया और कितना कमाया हुआ था ऑलरेडी सब्सिडी ने जब हम खरीदने गए जो उसके पैसे दिए, तो
तो हमने ख़रीदा था सब्सिडरी को 1 अगस्त 2015 पे। तो 1 अगस्त 2015 ये जनाबे वाला ये इधर करके आ रहा है, ठीक है। यानी अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा है, अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है। तो फिर ब्रॉड डाउन प्री आर ई कैसे निकलेंगी? ब्रॉड डाउन जो कि हमारे सवाल में कितना है जी, 400 प्लस 180 का कुछ, और अब वो कुछ कितना है आज, 1/12। ये किया था मैंने बस, अब समझ आया? तो यहां से हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया था, बोलो? 415। तो ये प्री आर ई है, प्री आर ई 415, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट में निकाल लिया करते हैं, बस ये क्या था, प्री आर ई दिस, सवाल खत्म। और जी और वो नहीं आएगा, आएगा भी तो बांटेंगे नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि डिविडेंड किसी एक दिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर साल हर महीने के अंदर डिविडेंड आ रहा है। और दूसरी बात, डिविडेंड एस ने जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके डिविडेंड का कोई ताल्लुक ही नहीं है पीएनएल के साथ, वो तो रिटेन्ड अर्निंग में से जाता है। और पी की अदर इनकम में जो डिविडेंड पड़ा होता है वो एस का ही होता है जब वो एस बन चुका होता है, इसलिए डिविडेंड को तो सोचे ही ना, किसी भी तरह से डिविडेंड नहीं इम्पैक्ट डालेगा। बात समझ आई है कि डिविडेंड एस का डिविडेंड है ना, ये एस का डिविडेंड एस के पीएनएल में आता है नहीं, तो तोड़ने की क्या जरूरत है? तोड़ना किसको है? इनकम्स और एक्सपेंसेस को, यानी प्रॉफिट्स को। हाँ जी, बैलेंस शीट टैली है, कोई और मसला पूछें ले आए आमिर भाई इधर एक दफ़ा, आखिरी बार देख लें इसको, आखिरी ज़ियारत कर लें इसकी, ये इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन पीएनएल शुरू होने लगा है। कोई सवाल है तो पूछ लें ज़रा, थोड़ा एंड पे ज़रा जुमे के प्रेशर में थोड़ा सा ब्रेक से पहले थोड़ी सी स्पीड तेज़ की थी, इसलिए मैंने ये 10 मिनट सिर्फ इसी पे लगाए हैं। कोई मसला? चलें आप ले आएँ। अच्छा जी, अब शुरू हो रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सबसे पहले आपने सारे पर्दे हटा देने, ठीक है। अब क्या करना है, सेल है P प्लस एस, कॉस्ट ऑफ सेल P प्लस एस, P प्लस एस, P प्लस एस, P प्लस एस। चलो P ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। सेल्स 500 जमा 300, कॉस्ट ऑफ सेल 240 जमा 100, जीपी आप जो 240 जमा कितना है, 100। अच्छा, जीपी आपने बैलेंसिंग निकालना होता है। उसके बाद अदर इनकम 190 जमा 0 और एडमिन एक्सपेंसेस 40 जमा 20। अदर इनकम 190 प्लस कुछ नहीं और एडमिन एक्सपेंसेस 40 जमा 20। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट पे, इसको प्रॉफिट भी कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी एट्रीब्यूशन करनी होती है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, ये इसी की बात हो रही है ना, ये एट्रीब्यूशन इसकी निकाल देते हैं, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, ओनर्स और एनसीआई। ये वर्किंग 5, ओ इसका मतलब वर्किंग 5 ही बनानी है। तो सारा कुछ करने के बाद एंड पे ये 180 उठकर जाया करता था वर्किंग 5, ठीक है। तो वर्किंग 5 ओपन करें, एस प्रॉफिट्स। इतनी बार ये काम अब तो हमने कर लिया, अब तो काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करने लग गए। लेकिन क्या करें, मैं ये नहीं कह सकता था कि घर पे कर लें इसको, क्योंकि मैं पक्का करना चाह रहा हूँ। अभी आपको नया स्टिल अभी नया काम है जी। ये 180 नहीं लिखना बेटा, अब वो बात याद आई, मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन, तो फिर
ये गलती नहीं है, लाल मार्कर अब क्या करूँ मैं, ब्लू तो है कोई नहीं, ग्रीन तो है नहीं मेरे पास, और आपको पता है ब्लू मेरा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स के लिए है और लाल मेरा करेक्शंस के लिए है, तो यूँ समझ लें ये ना करें तो गलती हो जाएगी ना। चले ठीक है, अब हमने सब्सिडरी को यकम अगस्त 15 को ख़रीदा है, हमारा साल यकम जुलाई 15 को शुरू हुआ था, तो उसमें एक महीना हमारे पास ये हमारे कंट्रोल में नहीं थी। कंसोलिडेशन का मतलब ही क्या है कि ये हमारे कंट्रोल में हमारी सब्सिडरी है, पर वो कब बन रही है, यकम अगस्त को। इसका मतलब कंसोलिडेशन में जुलाई वाला महीना नहीं आ सकता, बाकी के महीने आएंगे, इंटू 11/12 इंटू 11/12, 11 बटा कोई नहीं है, 0 है, खैर है, ठीक है। और जहां आप भूलेंगे यहां भी 11/12, ठीक हो गया। चलो, अब हमने ये सारा डेटा जहां फेंकना था वहां फेंक दिया। अब मैंने कहा था हर एक एडजस्टमेंट को हम दोबारा देखेंगे, और देखेंगे हम P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हम साथ ही साथ वो काम करेंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या करना है, हिट वर्किंग 5 या नहीं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करके, इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट, अच्छा वो दूसरी तरह कर ले, चलो खैर, इन्वेस्टमेंट इन एस क्रेडिट करके डिबेंचर को डेबिट किया था, तो इसने P&L को क्या इम्पैक्ट डाला, कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, इसलिए एडजस्टमेंट 1 को साइड पे कर दो। एडजस्टमेंट नंबर 2 से हमारी गुडविल निकलती है या नेगेटिव गुडविल निकलती है। तो आज हमारे पास क्या है, नेगेटिव गुडविल है। गुडविल को जाकर देखेंगे, उसकी इंपेयरमेंट होगी तो वो रिकॉर्ड करेंगे, P&L में गुडविल तो नहीं ना आती, वो तो एसेट है। और अगर नेगेटिव गुडविल है तो वो अदर इनकम में जानी है, तो वो फौरन लिख लेंगे, भूलना नहीं, ठीक है। अब हमने जाकर इधर से देखा ये 347 को, और हमने कहा अच्छा ये अदर इनकम, यहाँ पे जाके हमने अदर इनकम में लिखा प्लस 347 ही था, अच्छा चलो 447 लगा मुझे, करेक्शन ऑफ एरर करनी है अभी, एक करेक्शन जी 347, ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब इसके साथ ही ये देखो कि इस एडजस्टमेंट ने एस प्रॉफिट को हिट करना है, CRE टाइप एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करना। लेकिन ये एडजस्टमेंट अभी शायद पूरी नहीं हुई, ये पूरी एडजस्टमेंट ये पर ही है, वर्किंग किधर गई 8, ये असल में पूरी एडजस्टमेंट थी, ये पूरी एडजस्टमेंट हुई थी वर्किंग 1 से, फिर गुडविल या नेगेटिव गुडविल निकली थी ना, तो पूरी एडजस्टमेंट में सरप्लस लॉस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, लेकिन दोनों कहां पे हुए हैं, वर्किंग 1 में, P&L में नहीं है। और जी हाँ, ये डेप्रीसिएशन का क्या करें, इसके बारे में यूं लिखते होते हैं हम, रिड्यूस, कहोगे तो टेबल दिखाऊंगा, रिड्यूस बिल्डिंग के बारे में उसने लिखा नहीं कौन से वाली बिल्डिंग है, तो क्या करें, एडमिन में डाल दें, तो रिड्यूस एडमिन एक्सपेंस बाय 1.8। और साथ ही अगली बात बताओ, वर्किंग 5 को हिट करना चाहिए क्योंकि ये, हाँ तो हिट वर्किंग 5 भी है, ठीक है, हिट वर्किंग 5 वो हम देख लेंगे, हिट वर्किंग 5 समझ आ गया, बाकी फिर डेबिट क्रेडिट बंदा देख लेता होता है। अब एक्सपेंस को बढ़ाना है या कम करना है, तो कम करना है तो एक्सपेंसेस में आओ, इससे आसान तो काम ही कोई नहीं। माइनस कितना है जी, 1.8, ये मैंने इसलिए बुलाया, मैं खुद करवाऊँ आराम सुकून से, हालांकि आपको एडजस्टमेंट्स तो सारी आती हैं। उसके बाद साथ ही एस प्रॉफिट्स को हिट करना है, मुझे बताओ एक्सपेंस कम हुआ या बढ़ा है, एक्सपेंस का कम होना प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा, प्रॉफिट का बढ़ना क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट कितने से, अच्छा वैसे कानी आंख से इधर देख लो, लेकिन कानी आंख से देखना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सवाल इकट्ठे होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। प्लस सबसे मुश्किल बात जो कल सबसे अहम सवाल करना है, भाई एक मिनट रुक जाओ भाई,
सबसे मुश्किल जो काम कल करना है वो ये होगा कि 2-3 साल पहले सब्सिडरी खरीदी होगी और उस दिन कोई उसी साल में कोई जो है वो ये इम्पेयरमेंट ये रिवैल्यूएशन हुई होगी। अब इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है और प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं और बैलेंस शीट आरई वगैरह ये एज ऑन होती है, तो ये फ़र्क भी है। इसलिए कहानी आंख से देख ज़रूर लो, लेकिन असल कहानी जहन में रखनी है, ठीक है। असल कहानी क्या है, यस प्रॉफिट अलग से सोचा करेंगे। फिर ये मसला भी है, सिर्फ पीएनएल वाला सवाल भी आ जाता है, ठीक है, सिर्फ पीएनएल वाला सवाल भी आ जाता है, ठीक है। जी इसके सामने क्या लिख लूँ, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन, रिवर्सल ऑफ, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट नंबर लिख दें ना, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मुंह के हिसाब से सोचा, कल यही तो प्रैक्टिस की थी, आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया था तो ऐसे नहीं, आपको फायदा भी हुआ था। और फिर वर्किंग, यार ये भी लिखवा दो, ये बेचारा खाली खुली लग रहा है, कितना 165। अच्छा जी, अब देखो जी, एडजस्टमेंट 1 हर तरह से आपने देख ली है। एडजस्टमेंट 1 से पहले असल में ये देखना चाहिए था कि ये हुआ, उसके बाद फिर गुडविल, खैर जो मर्जी पहले देख लें, ठीक है। अब एडजस्टमेंट 1 में कोई कमी कोताही रह गई है तो बताओ, 1 और 2 दोनों में कोई मसला बोलो। अच्छा, अब एडजस्टमेंट 4 पहले करते हैं, क्योंकि 3 में एक ज़रा डिफरेंट चीज़ है। 4 एडजस्टमेंट 4, और आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट, और हर सवाल में होगी, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर इसी के होंगे। कितनी एडजस्टमेंट, कितनी फिगर्स जाती हैं, ठीक है। अब बोलो जी, S2P है, S2P है तो क्या करो, क्या करो, डिडक्ट फ्रॉम सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, और इसके लिए क्या करने का कहा था, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल बाय 4। और ये तो चलो हो गया सो हो गया, हमने जो अगला काम पकड़ा हुआ है ना, साथ ही अगली बात भी सोचनी है कि क्या इस 4 से वर्किंग 5 को हिट कराएं। आंसर इज यस। तो हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5 बाय 4, बाय, यानी यहां पर भी आपने फिर वो आपस की सेल परचेज को दोबारा भूल जाना है। जब प्रॉफिट्स पे जाना है तो सेल परचेज को भूल जाना है, ठीक है। अब बोलो जी, ट्राइएंगल आ गया, ट्राइएंगल -80 -80 +4, ठीक है। उसके बाद एस प्रॉफिट को 4 से हिट कराओ, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है तो प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम तो प्रॉफिट डेबिट, कितने से 4, रिवर्सल ऑफ। अब कानी आंख, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो जी, आखिरी एडजस्टमेंट 2 तरह से देख चुके थे, ये पूरी हुई आज कहानी, ठीक है। डिविडेंड, एस का डिविडेंड 3 तरह से देखना है। सबसे पहले वर्किंग 6, क्या असूल बनाया आज, अगर एस ने अपनी सेपरेट फाइनेंस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया हुआ है तो हम भी शो करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ना बोला करो, शो करेंगे। और अगर नहीं किया तो, अब वो डिक्लेयर्ड लिख के छोड़ दिया तो उसने, हमने कहा इसका मतलब तो पेड है और रिकॉर्डेड है, तो आप भी शो कर दो वर्किंग 6 में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट का सवाल, क्योंकि पेड वाला सिनेरियो था तो बैलेंस शीट का सवाल करते इसको क्या कर दिया था, इग्नोर। अब आती है बारी, अभी अभी ताज़ा ताज़ा टमाटो करने की जो फ़ज़ाइल अब आने हैं। किधर गया वो फ़ज़ाइल, किधर गए, ऊपर है कहीं, ये जी। इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एस के डिविडेंड का असूल क्या है। अगर एस के डिविडेंड का शेयर पी ने अपनी अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लिया हुआ है तो कंसोलिडेशन करते हुए हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। बड़ी अहम बात है, तुम्हारा अहम मैसेज अहम नहीं है इतना, ठीक है। क्या अहम है, मैं रुक जाता हूँ वरना तुम दोस्त हो मेरे, बताओ जी। अब मसला क्या है, डिक्लेयर्ड है तो पेड है, वो पेड वाला और रिसीव्ड वाला फिर दोनों ही नहीं भूलते ना, तो कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस ने जो अपना डिविडेंड रिकॉर्ड किया हुआ है तो पी ने भी उसके डिविडेंड में से अपना शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है अदर इनकम में। अब वो फिगर इसमें पड़ी है, वो फिगर इस 190 में पड़ी है, उसको यहां से निकालना है। अब इसका तरीका ये हुआ करेगा कि यहीं पर ही, अलग से वर्किंग नहीं करनी, यहीं पर ही एज अ फुट नोट एक स्टार लगाओ, ठीक है, और यहां पे लिखो
P's share of S डिविडेंड। ठीक है जी। अब कितना है S का टोटल डिविडेंड, कितना है S का टोटल डिविडेंड। अब ये वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ठीक है, ये वर्किंग कर, बल्कि की हुई है, सॉरी की हुई है हमने, इधर की हुई है ये। अब इसको यूज कर लो, 150 वर्किंग 6 वाला ना, तो यहां पे आप आकर लिखोगे 150 वर्किंग 6 में हमने निकाला है जी, वरना यहां दोबारा भी निकाल सकते थे, इनटू जी कितना आता है 30 90। ये 90 जो है, ये 90 पी ने एस के डिविडेंड में से अपना शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है अदर इनकम में, निकाल बाहर फेंको, -90। ये कहां से आया जी, ये जी वो स्टार से आया। ये तो 347 वर्किंग 1 से आया था ना, ये आपने यहीं पे वर्किंग करनी है हमेशा। तो जब कभी पी ने ये किया होगा, आपने सिंपल यहीं पे वर्किंग करके ऐसे ही माइनस कर देना। ठीक है, अच्छा लो जी, अब क्या रह गया है, अब एक वैसे उस एडजस्टमेंट में, इस एडजस्टमेंट में वैसे कोई मसला नहीं है। क्या मतलब, ये जो एडजस्टमेंट थी किधर गई, ये रही, इसमें आपने क्या करना है, गेन है गेन, बोलो, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाते हुए आपको कहा था कि आपने इनको अलग अलग, ये भाई ने पूछा था, इसकी बरकत से दोबारा हमने समझ लिया था पिछले सवाल में भी, इनको अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये गेन अदर इनकम में पड़ा होता है और ये एक्सपेंसेस में। अब अदर इनकम को डेबिट करो और पीपीई को क्रेडिट करो 3.2 से अलग, और उसके बाद 3 रुपये एक्सपेंस है, बोलो डेप्रिसिएशन है ना, तो इसको उल्टाना है तो पीपीई डेबिट। अब ये अलग अलग हुआ, ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट में कोई मसला है। अच्छा अगली बात, वर्किंग 5 के बारे में क्या हुक्म है, डू नॉट हिट बेटा, डू नॉट हिट, क्योंकि ये P2S है। अगर करना पड़ता तो फिर उसी नेट से ही कर देते, लेकिन यहां तो हिट ही नहीं लगानी, ये P2S है, S2P नहीं है। ओके, अब यहां तक कोई मसला। अगर ये देखो, अभी नोट ना करना, अभी तुमने तेजी कर दी जरा, ये सिर्फ यहां पे लिखना था। इसका मतलब अगर ये एडजस्टमेंट सही करनी है तो अदर इनकम को डेबिट करो। क्या मतलब, पेरेंट ने अपनी अदर इनकम 190 में 10 रुपए, सॉरी 3.2 रुपए का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, यहां से माइनस कर दें, डबल एंट्री नहीं सोचनी, यहां पे सिंगल एंट्री से चलते हैं, ठीक है। और सब्सिडरी के एक्सपेंसेस में 20 में ये, और पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट हुई है ना, ठीक है, इन्हीं 11 महीनों के एक्सपेंसेस में 0.3 का एक्सपेंस पड़ा, वो माइनस कर दें, वो बोलो, और वर्किंग 5 को हिट नहीं करना। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब एक ब्लैक्स में करके गया था। तो देखो सवालों को तोड़ के करना है ऐसे, वरना मार खा जाओगे। इधर देखो, ये वो लाइन है, बदतमीज लाइन, जो अब हमने पढ़ी, बड़े मौके पे तुमने चाती मारी है। क्या मसला है, इधर आके 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एडजस्टमेंट कराने दो, वहीं पे रुक जाओ। इधर देखो जी, इधर देखो जी, गेन ऑन डिस्पोजल वॉज गलतली क्रेडिटेड टू, ओहो कोई बात नहीं, एक इनकम अदर इनकम में जानी थी, गलती से उसने इधर डाल दी है, तो अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की गलती को सही करना चाहिए। अब बात समझ आई है, वैसे तो एडजस्टमेंट वैसे ही थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, पेरेंट ने 3.2 यहां रिकॉर्ड किया हुआ है, यहां नहीं किया हुआ, यहां किया हुआ है। अच्छा नेट में कोई असर नहीं पड़ना, लेकिन मुंह तो खराब हुआ पड़ा है ना। एक सेल थी नहीं, वो सेल में रिकॉर्डेड, पहले क्या करो, उसको सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया था, इस 500 में 3.2 रिकॉर्ड कर गया था, तो इसमें से निकालो डेबिट और इधर फेंको क्रेडिट। सही हो गया। ये करने के बाद ये क्या किया आपने, करेक्शन ऑफ एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो आपने किया, ये और ये। अब जब ये करेक्शन हो गई,
अब आपको अगली मुसीबत पड़ गई, अब कंसोलिडेशन करनी। ये थोड़ी देर पहले अभी किया, ये भी ऐसा ही हुआ है, करेक्शन करके साथ ही कंसोलिडेशन करनी पड़ी। करेक्शन तो कर ली, लेकिन अब हमारी कंसोलिडेशन आ गई और कंसोलिडेशन ने कहा हेलो, ओ हेलो, ओ हेलो, अदर इनकम में ये जो 3.2 अभी भी तुमने उधर से निकाल के इधर रखा है ना, ये इधर नहीं दिखाना, ये आपस का है, और उसका तो एक्सपेंस में 0.3 पड़ा है। तो अब कंसोलिडेशन करें -3.2 और इधर से -0.3, अदर इनकम डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, हिट वर्किंग 5, तो बस यही होनी थी, एक एडजस्टमेंट इधर थी, एक इधर थी, इधर भी इधर आ गई और इधर आ गई। ठीक है, पॉज करें जी बच्चों, कोई मसला? थोड़े टेक्निकल काम क्या हुआ, वो कहता है सारी कहानी अब देखो ना, तोड़ तोड़ के एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट लग ही नहीं रही, हालांकि बड़ी टफ एडजस्टमेंट थी, अब आसान हो गई ना। ये देखो, कहता है पी ने एसिड बेचा, मशीन बेची जो है वो खरीदी थी 26 की, 24 की बेच दी, और एक्विजिशन डेट ये है वो है, गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो गलती से सेल में चला गया, और अभी पेमेंट भी नहीं किया इसने। ये सारी बातें छोड़ के मैंने कहा सिर्फ डिस्पोजल तो है ना, पहले वो देखो। डिस्पोजल की सारा कुछ कर लिया, फिर ख्याल है ओहो हो कैश तो आया नहीं था, रिसीवेबल पेबल कैंसिल कर दिया। फिर बाद में पीएनएल पे गए तो ख्याल ओहो गेन ऑन डिस्पोजल को अदर इनकम में जाना चाहिए था, इरोनियसली, गलतली क्रेडिट टू सेल। तो पहले इस गलती को क्या किया, ठीक, ये मैंने गलती की है, ठीक, और उसके बाद ये मैंने की है कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट ब्लू से करता होता हूं मैं, ये देखो। तो गलती तो सही की, तो सेल में से निकाल कर अदर इनकम में डाला, अब अदर इनकम से भी निकाल दिया और इधर से भी निकाल दिया। सही है, समझ आ गया? तो सवाल भी मुक गया फिर। डू नॉट हिट वर्किंग 5। ठीक है, अब टोटल करें जी, टोटल जरा माजरत के साथ, यहां पे क्या आ रहा है 6, ये 692 नजर आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा नजर। पहले वो लिख लेते हैं ना जी। 692 सेल आ गई, फिर कॉस्ट ऑफ सेल 256, जीपी आप खुद निकाल लेना। अदर इनकम 440, अच्छा महज एक हसीन इत्तेफाक है 447, मैं भी लिख रहा था पहले, मैंने पता नहीं कहां से लिखा था, यहां कहीं 447 नजर तो आया है। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है जी, नहीं ये 447 कहीं देखा भी था मैंने, गलती से लिखा था। अच्छा वाह वाह, मेरी गलतियां। अच्छा उसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस 56। अच्छा अब इधर देखो, ये मैं जरा आपको लाइन लगा दूं ना, ये फिर मैंने क्या किया था जी, कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पहले करेक्शन ऑफ एरर और फिर कंसोलिडेशन, ऐसे ही पहले करेक्शन ऑफ एरर फिर कंसोलिडेशन, इतनी सी बात है। तो अगर कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरर हो जाए तो सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं जी। नेट प्रॉफिट डायरेक्टली बताओ मुझे, 827। आपने प्रॉपर फॉर्मेट रखना है, क्योंकि उसने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बकायदा कह रहा है, नाम लेकर पूरा नाम लिखना है, सब कुछ मुकम्मल। ठीक है, चलो अच्छा जी, कितना 827। अब इस 827 को बांटना है, तो पहले एनसीए का हिस्सा निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपने किसको पुर कराना होता है, सीआरई को पुर करा देते होते हैं आप, और एनसीआई जी 116 N6 लिख दिया, N6 एनसीआई 162.8 का जी बोलो 65 एग्जैक्ट वॉट एवर जी, बोलो फिर वही बोल दो जी 60, चलो 65 ही लिख दो यार 65 और बैलेंसिंग 762। सही है जी, कुछ बेहतरी महसूस हुई और ज़्यादा। इससे अगला भी आपका होमवर्क है, आज 2 सवाल होमवर्क में हैं, अब मज़ीद में बोझ इसलिए नहीं डालता, तो बाकी अब कल इंशाल्लाह एक शफकत करनी है। कल आप लोगों ने, मेरी 11:25 पे क्लास ख़त्म होती है सीएमए की, आपने मुझे 11:25 पे ही यहाँ से जाने नहीं देना, या कहना है 1-2 मिनट के अंदर अंदर आ जाओ, ठीक है। और आप लोगों ने भी आ जाना है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने
1 बजे तक क्लास कल ख़त्म करनी है, तो सवाल पूरा ना हुआ तो फिर 1 से आगे चली जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि क्लास 1 बजे तक ख़त्म हो जाए तो आपने मुझे क्लास में 1:30 तक इंश्योर करना है कि मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी 11:30 पे आपने मुझे क्लास में यहाँ पे इंश्योर करना है कि मैं काम कर रहा हूँ और 1 बजे तक हम क्लास को फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।